तो क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ लखनऊ से शरीक गुफ्तगू हैं अवनीश शर्मा जी। वो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, राइटर और स्पीकर हैं। इसके अलावा एक ई मैगज़ीन के एडिटर हैं और उसी नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं उस्मान शब्बीर साहब। इनका ताल्लुक मानसेहरा से है और वैसे तो ये आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन क्रिकेट इनका पैशन है और उस पर ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, व्लॉग्स भी बनाते हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। नमस्कार जी। भारत थैंक की यू तरफ सर, से थैंक यू। आपके सभी व्यूवर्स को भारत की तरफ से एक भारतीय का नमस्कार जी। अच्छा उस्मान, अगर मैं आपसे शुरू करूं कि जब से ये क्रिकेट मैच हुआ है दुबई में इंडिया पाकिस्तान का, उस मैच पे तो कम तबसरा हो रहा है और उसके जो इर्द गिर्द के जो सेकेंडरी इश्यूज थे उन पे ज्यादा बात हो रही है। वरना ज्यादा क्रिटिसिज्म होना चाहिए था पीसीबी पे, उसके चेयरमैन पे, उसकी मैनेजमेंट पे कि पाकिस्तानी टीम की इतनी खराब कारकर्दगी क्यों रही। तो अब वो बहस ये बन गई है कि जी हैंडशेक नहीं हुआ और फिर इंडियन कैप्टन जो हैं सूर्या जी, उन्होंने जो तकरीर की वो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल थी। तो आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जब भी कोई खेल होता है तो खेल पर ही बात होती है, बट बात ये है कि जब आप खेल में सियासत लाएँगे तो फिर सियासत पर बात होगी। जब आप खेल को सियासत ला के अपनी आर्मी और ट्रिब्यूट्स और ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट द रूल, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हर एक को डिसअपॉइंटमेंट होगी। पाकिस्तान से भी पॉलिटिकल लोग एक्टिव होंगे। सर, हैंडशेक ना करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, आईसीसी के एक रूल हैं, आप खेल किस लिए खेलते हो? जंगों के आखिर में तो हैंडशेक नहीं होता ना, क्योंकि वो जंगें होती हैं। जब खेल है तो खेल के आखिर में रूल हैं। वैसे ये हैंडशेक करना कोई रूल नहीं है। इसमें आईसीसी का रूल ये है कि आप दूसरी अपोज़िशन का थैंक यू करते हो। अब थैंक यू का एक तरीक़ाकार बन गया है कि हैंडशेक के, अगर आप अपनी अपोज़िशन का थैंक नहीं करते तो फिर इस पे ऑफ़ेंस बनता है। तो बेसिकली ये जो इंडिया ने किया है, ये एक नहीं किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो एतराज़ है कि जब आप किसी से कोई एक्शन लेते हो तो आप कैप्टन से बात नहीं करते। क्रिकेट का ये रूल है, आप मैनेजर से बात करते हो। बट इंडिया वालों ने ऐसा किया है, जो क्रिकेट टूर्नामेंट मैनेजर हैं वो इंडियन हैं, आईसीसी में भी काफ़ी सारे इंडियन लोग हैं, कमेंटेटर भी इंडियन था। तो इन सब ने मिल के नेक्सस बना के टॉस के वक़्त पाकिस्तान के कैप्टन को बोला है कि आप पहले माइक अपना बंद करो। फिर जब उनसे माइक बंद करवाया, फिर उन्हें बताया कि भई इंडियन कप्तान और आप आपस में हाथ नहीं मिलाओगे। हालाँकि ये सब होना चाहिए था टीम मैनेजर को। कहीं पर भी टीम जाती है, हर एक स्पोर्ट में यही रूल होता है, आपको कोई भी इश्यू है, आप टीम मैनेजर को बताते हो। तो पाकिस्तान का पहला केस तो रेफरी के अगेंस्ट है कि आपने कप्तान से क्यों बात की और आपने टॉस के वक़्त क्यों बताया? आप हमें 1 घंटा पहले बताते, 2 घंटा पहले बताते, तो एक ये गलती की है, जो इंडियन ब्रॉडकास्टर ने, इंडियन ने मिल के ये जो साजिश की है टॉस टाइम पे, एक ये उनके अगेंस्ट चार्ज हो गया। दूसरा चार्ज ये हो गया जब आपने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया। चलिए हाथ ना मिलाएँ, बट आपको थैंक्स करना पड़ता है ऑपोज़िशन का, क्योंकि ये खेल है। तो इंडिया ने वहाँ पर हाथ नहीं मिलाया। उसके ऑप्टिक्स तो बहुत सारे हालत गए ही गए। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पूरे का पूरा बोर्ड और देश ही एक कन्फ्यूजन का देश है, एक हिपोक्रेसी का देश है। आप देखें, इन्होंने कहा हम हाथ नहीं मिलाएँगे, बट पिछले दिन सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, पाकिस्तान कप्तान से हाथ मिलाया। भई एक दिन पहले आप हाथ मिलाते हो, अगले दिन बाद आप कहते हो हाथ नहीं मिलाएँगे। भई ये किस तरह की हिपोक्रेसी है? आप हमारे साथ खेल रहे हो और हाथ नहीं मिलाओगे। बेसिकली आपका क्यों, क्या स्टांस है कि आप पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलते हो? आपका ये कहना है कि हम पाकिस्तान से इस वजह से नहीं खेलते कि खेल से पैसा बनता है, वो पैसा पाकिस्तान की सरकार दहशतगर्दी में इस्तेमाल करती है। हालाँकि ऐसा नहीं है, बट ये आपका स्टांस है। अगर आपके स्टांस के हिसाब से ही देखें तो आप तो हमारे साथ खेले हो। इस मैच से सर पाकिस्तान को 130-40 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। आपने तो हाथ ना मिला के तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैच खेल के तो पाकिस्तान को 130-40 करोड़ इंडियन रुपीस का फ़ायदा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर भी हिपोक्रेसी है, बट वो एक अलग मोमेंट का, अलग टाइम का टॉपिक है। बट ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मैच खेला और उसके बाद इन्होंने बोला कि हम ये मैच पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं, उनके नाम करते हैं। अब पहलगाम के विक्टिम्स की जब बात करें, वो तो इन पे भड़क उठते हैं। वो कहते हैं मोदी जी ने डिसाइड क्यों नहीं किया? वैसे ही ये दिन रात चूरन बेचते कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हैं, बोर्ड में हम आपसे इतने अमीर हैं, जो कि ज़ाहिर-सी बात है पैसों के एतबार से आप अमीर हैं, बट आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप पाकिस्तान का बायकॉट कर सको।
आप अपने पहलगाम के लोग जो आपसे डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान से मैच ना खेलो, आप वो फैसला ही नहीं कर पाए। बीसीसीआई ने हर मोड़ पे कहा हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे क्योंकि वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, व्हाटएवर कुछ भी है। बट भाई आप नहीं खेलो तो क्या हो जाएगा? आईसीसी आपका है, अमित शाह का बेटा आईसीसी चला रहा है, उससे पहले वो आईसीसी चला रहे थे। आपके बकौल क्रिकेट के आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, तो फिर आप एक फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? तो पहलगाम के विक्टिम्स को जो चूरन बेचने की कोशिश की गई थी, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, पहलगाम के विक्टिम बहुत ज्यादा गुस्से में कि ये चूरन हमें आप ना बेचो, आप हमें बच्चा ना समझो, क्योंकि आप मैच खेल के पाकिस्तान को फायदा दे रहे हो। ये था सर दूसरा ऑफेंस इन्होंने कर दिया कि आप क्रिकेट में ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने जब एक मैच जीत के वो हज़ा के लोगों के नाम किया था, हालांकि हमें सब पता है हज़ा एक डिफरेंट स्टोरी है। दुनिया में 80-90% लोग जो समझते हैं हज़ा में जेनोसाइड हो रहा है, ज्यादती हो रही है, काफी सारे हर देश में बहुत सारे लोग एक्टिव है, और इंडिया ने भी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला हुआ, और इंडिया भी एक तरह का उसका भी इस हवाले से स्टांस है हज़ा को लेके, वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो वो रिजवान ने जब ये बोला हज़ा का, हालांकि उसमें इंडिया पार्टी नहीं था, बट इंडिया वालों ने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो आप खेल में सियासत ला रहे हो। हालांकि रिजवान ने ये नहीं बोला कि मैं हमास के हमले के साथ हूं, मैं फलाना साथ हूं। रिजवान ने बोला ये लोग हज़ा में हमारे बहन भाइयों के नाम है, बस, और कुछ भी नहीं बोला। तो वहां पर ये लोग गुस्सा हो रहे थे। अब सूर्य कुमार यादव ने तीसरा काम ये किया, इन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम अपनी आर्म फोर्सेस को ये मैच जीत के ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे। भाई आप ये मैच जीत के क्यों ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे? इसका तो वाजे वाजे पे हाँ है कि भाई आप समझते हो कि आर्म फोर्सेस हमारी बॉर्डर पे लड़ रही है, वहां पर वो कर रही है जहां पर हम कर रहे हैं, तो मतलब आप खेल को जहां पर भी सियासत ला रहे हो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ये हमारा सबका मिल के फैसला था कि हमने जहां पर ये करना है, कि भाई बीसीसीआई का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, हमारा। और वैसे जो गौतम गंभीर है ना सर, ये भी बीजेपी के ही दिल्ली से इलेक्शन लड़े हुए हैं। मतलब कि इंडिया में आप देखें आपको हर जगह बीजेपी बीजेपी ही नजर आएगी। तो बहरहाल आप देखें ये जो सारा नेक्सस हुआ, इसका रिजल्ट पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निकला, वहां पर भी उन्होंने सियासी बातें की। तो ये जो सारा एपिसोड है, सारा सिनेरियो है पाकिस्तान का, ये जो सारा गिला है कि आपने खेल में सियासत को घुसा के गंदा कर दिया है, और इस पे इंडिया के अपने अंदर से बड़ा प्रोटेस्ट आ रहा है। मैंने पंजाब के सीएम को देखा, मैंने रवीश कुमार को देखा, मैंने बाकी सारे इंडिपेंडेंट लोगों को देखा, वो इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये इंडिया की टीम नहीं रही, ये नरेंद्र मोदी की टीम रह गई है, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो सर ये है सारा किस्सा। इस पे पाकिस्तान ने अपनी सारी प्लानिंग की हुई है। पाकिस्तान ने रेफरी को भी पाकिस्तान के मैचेस से हटवा दिया है, और पाकिस्तान आने वाले दिनों में और एक्शन भी लेगा। जाहिर सी बात है सूर्य कुमार यादव पे जुर्माना भी होगा, काफी सारे और एक्शंस भी हैं जो इंडिया पे बनेंगे। ये सिंबॉलिक ही होंगे एक तरह से, बट फिर भी ये काफी ज्यादा मानी रखते हैं, ताकि आइंदा इंडियन टीम इस तरह की सियासत खेल में ना करे। अगर वो जी करेंगे तो अगला मैच कभी पाकिस्तान जीतेगा तो फिर पाकिस्तान भी ये करेगा कि हम आसिम मुनीर के नाम करते हैं, हम राफेल गिराने वालों के नाम करते हैं। तो ये क्रिकेट नहीं होगा, सियासत का धंधा रह जाएगा। तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है सर, मैं ये कहूंगा। अच्छा उस्मान साहब, पाकिस्तान में जो है ना, कल परसों से जो बात की जा रही है वो यही है कि जी सियासत को अलग रखा जाए स्पोर्ट्स से। लेकिन आपको पता है कि 1980 में मास्को में ओलंपिक्स हुई थी, और अमेरिका ने उनके बाइकआउट का फैसला किया और पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, और 66 कंट्रीज थे जो वहां नहीं गए। तो उस वक्त तो पाकिस्तान में किसी ने नहीं कहा कि स्पोर्ट्स को और सियासत को अलग रखा जाए। तो आप कैसे देखते हैं शर्मा जी? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड मैं टू उस्मान साहब? मैं सर आपका सॉरी अगर छोटा सा इस जी बात पे रिस्पांस दे दूं तो फिर जी सर बात कर लें। जी प्लीज। ये सर ऐसा खेल तो सियासत से कभी भी अलग नहीं रहा। सुनील गावस्कर जी ने भी उस दिन यही बात बोली। आप देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज अमन की आशा के नाम पे होती रही। तो खेल और सियासत स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में तो कभी भी वो उस तरह से अलग नहीं रहे। मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड पर, क्योंकि ये इंडिया ने ग्राउंड पर ये सारी एक्टिविटी की है। मतलब मैच के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों का ये सब कुछ। तो वैसे तो खेल सियासत से ही जुड़ा रहा है, जैसे पाकिस्तान इंडिया की गवर्नमेंटें कारगिल के बाद भी हमने सीरीजें खेली, अमन की आशा, क्रिकेट डिप्लोमेसी का वर्ड जहां पे बड़ा मकबूल है। जी जी, जैसे हमारे एक मिनिस्टर थे शेख रशीद, उन्होंने कहा था जब पाकिस्तान मैच जीता कि ये इस्लाम की जीत है। जी शर्मा जी। बिल्कुल चौधरी साहब, देखिए आपने इन साहब को बुलाया है, ये अच्छे स्पीकर भी हैं और क्रिकेट लवर भी हैं,
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं क्रिकेट को क के बराबर भी जानता हूं, बस उससे आगे बिल्कुल नहीं जानता। मैं किसी जमाने में क्रिकेट देखा करता था, लेकिन जब वर्ल्ड में मैच फिक्सिंग का टर्म आया, बस उसके बाद एनसी क्रोनिया और उन लोगों का जो एपिसोड हुआ, उसके बाद मैंने क्रिकेट कभी देखा नहीं। तो मुझे कहीं ऐसा ना बीच में आपको लगे कि इस टॉपिक पे आपने एक गलत आदमी को बुला लिया। बहरहाल, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये साहब तो केवल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की कोई बात ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान मैच हार गया, आपने अपने इंटरव्यू में भी बोला पाकिस्तान मैच हार गया, क्यों हार गया, कैसे हार गया, इस पर बात होनी चाहिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही। चलिए साहब, ठीक है। आपने इनको मास्को वाला याद दिला दिया, वो भी बात ठीक है साहब। सवाल ये होता है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेल के कोई क्राइम कर दिया, कोई अपराध कर दिया? वेन्यू क्यों शिफ्ट हुआ? दुबई में ये क्रिकेट क्यों हो रहा है? इंडिया को जो अपना स्टांस लेना था, वो उसने बड़ी मजबूती से लिया है। पाकिस्तान मना कर देती कि अगर हमारा वेन्यू शिफ्ट हो रहा है तो हम मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना था, वो पाकिस्तान ने तो ऐसा नहीं किया। हम्म, आज दुबई में मैच ही नहीं होता। आप किसी कैप्टन को पॉलिटिक्स करने ही नहीं देते, वेन्यू अपने यहां रखे होते, जो कि ओरिजिनली था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना। सवाल ये होता है साहब कि आपको खेलना भी है और आपको नखरे भी करने हैं। सियासत आप कहते हैं, आपके यहाँ की सियासत कंटोनमेंट एरिया से चलती है या पीएम हाउस से चलती है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों से चलती है, इसका तो पता नहीं, ठिकाना नहीं कि कहां से पॉलिटिक्स चलती है। और उसके बाद आप सियासत की बात कर रहे हैं। एक बात इन हजरत ने कही कि साहब बहुत गुस्सा है कि क्यों खेला, क्यों खेला। बिल्कुल, बहुत तेज गुस्सा है। पूरे भारत में, केवल पहलगाम के विक्टिम्स और उनकी फैमिली नहीं, पूरे भारत में, इवन कि मेरा सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, मेरे चैनल का सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, हमने पुरजोर विरोध किया कि बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि टेरर और क्रिकेट दोनों एक साथ नहीं चल सकता। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मैच्योर पॉलिटिक्स होती है और डेमोक्रेसी हमारे यहाँ बड़े अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। बीसीसीआई हमारे यहाँ पीएमओ से नहीं चलता। और आपको एक चीज और बता दूं, बीसीसीआई इंडिया में एक नॉन गवर्नमेंटल, आप उसको कॉरपोरेट कह सकते हैं, एक कंपनी कह सकते हैं। हमारे यहाँ बीसीसीआई ने जब इंडियन गवर्नमेंट से एक समय पे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट करी थी, तब उनको ट्राई कलर अपने हेलमेट्स पे लगाने की और अपने कपड़ों पे लगाने की परमिशन मिली थी। सचिन तेंदुलकर वाज द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएटेड दैट। तो हमारा क्रिकेट, भारत के क्रिकेट को रिप्रेजेंट करती है बीसीसीआई, भारत की सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करती, पहली चीज। और यही वजह थी कि यहां पर बीसीसीआई ने नहीं माना, जैसा ये हजरत अभी कह रहे थे कि बीसीसीआई ने कहा कि हम खेलेंगे। और एक स्ट्रांग सेंटिमेंट इंडिया में आज भी है और बहुत बुरी तरीके से लताड़ा जा रहा है बीसीसीआई को, तुमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला। अब आप ये बताइए, करोड़ों सेंटिमेंट्स पहलगाम के बाद, और पहलगाम तो एक हालिया है, हमारे तो साहब 1000 कट्स की बात तो आप ही करते थे ना, और लगातार किया जाता रहा। तो एक लंबा सिलसिला है, पहलगाम उसका एक पॉइंट हो सकता है। और ऐसे में करोड़ों इंडियंस की इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा इंडियन कैप्टन क्रिकेट का। वो क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? और आप ये बताइए कि इंडिया मैच खेलने गई थी कि इंटरनेशनल किसी कोर्ट में मुकदमा लड़ने गई थी? आप कह रहे हैं बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, बड़ा यह होगा, बड़ा वह होगा। इतना बड़ा अगर पनिशमेंट मिलना था तो एशिया कप पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यह है साहब कि आपको टेरर भी करना है, आपको पैसे भी चाहिए, आपको गंदुम भी चाहिए, आटे की आपका बुरहान जो भी किल्लत है उसको भी आपको दूर करनी है, आपको पाव किलो के परमाणु बम भी चला देने हैं, एटम बम भी चला देने हैं, दुनिया की तमाम चीजें करनी है, और उसके साथ फिर विक्टिम कार्ड एक लेके और आपको घूमना है, नचाना है। तो ये विक्टिम कार्ड अब इंडिया नहीं पसंद करता और ना इसको वर्ल्ड पसंद करता है। इसलिए कायदे से खेलिए, खेल पर ध्यान दीजिए, उसमें हारे क्यों इस पर बात करिए,
और पॉलिटिक्स रहने दीजिए। जिस देश में पॉलिटिक्स इस कदर घुसी हुई है और इतनी मैच्योर्ड है कि डेमोक्रेसी करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए और अपनी सरकारें चुनती हैं और परमानेंट सरकारें चलती है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। आप बीजेपी बीजेपी कहते रहिएगा, आप नरेंद्र मोदी कहते रहिएगा, हम यहाँ नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ये डेमोक्रेसी है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसकी सरकार बनती है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, तीसरी बार सरकार है, 27 में 29 में फिर देखेंगे किसकी सरकार आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्रिकेट या कोई भी खेल में कहता हूं, वो अपने दायरे में होता है। बेहतर हो पाकिस्तान अपने उस खेल पर ध्यान लगाए, बजाय इसके कि किसने नमस्ते किया, किसने हैंडशेक नहीं किया। अरे नहीं करेगा भाई हैंडशेक, बिल्कुल नहीं करेगा। हम तो कहते हैं मैच ही नहीं होना था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन बीसीसीआई ने किया। तो इंडिया के पास बहुत सारे और काम हैं सिवाय इसके विक्टिम कार्ड खेलने के। जी चौधरी साहब। अच्छा उस्मान साहब, हमारे यहाँ जो बात की जा रही है ना कि जी सियासत को अलग रखें और ये करें, अब शाहिद अफरीदी के इस तरह के बयानात हम देखते रहते हैं। मसलन 2020 में उन्होंने कहा कि कोरोना से बड़ी बीमारी मोदी के दिलो दिमाग में है, ये मजहब की बीमारी है, वो मजहब को लेकर सियासत कर रहा है। तो सर हमने तो ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था, 1940 में शुरू कर दिया था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या नारा था, क्या उन्होंने मजहब को यूज नहीं किया? शाहिद अफरीदी को कोई बताने वाला नहीं है कि यार किसी से पूछ लिया करो, मैं ये बयान देने लगा हूं, ये फैक्चुअली एक्यूरेट है नहीं है। तो वो इस तरह के बयानात देते हैं। वो कहते हैं मैं 2010 में भी ऐसे बयान देता था, 2011 में भी ऐसे बयान देता था। तो उस वक्त तो मोदी साहब नहीं थे गवर्नमेंट में ना। तो ये हमारे यहाँ, अगर आप वाकई मजहब को अलहदा रखना चाहते हैं सियासत से, तो वैसे तो बीजेपी के नाम में कोई मजहबी रेफरेंस नहीं आता। इवन आरएसएस के नाम में भी बहुत से पाकिस्तानी हैं वो आरएसएस को कंडेम करते हैं, लेकिन उनसे अगर आप पूछें आरएसएस से बनता क्या है तो शायद वो बता ना सके। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, दैट मीन्स इंडियन पीपल्स पार्टी, तो हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया वो तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। तो अगर किसी खिलाड़ी पे ये इल्जाम लगता है कि जी वो बीजेपी का सपोर्टर है, तो क्या अगर वो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का सपोर्टर हो या पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हो या इमरान खान की तहरीक इंसाफ का सपोर्टर, वो भी इक्वली गिल्टी है? या सिर्फ बीजेपी का सपोर्टर होना जो है वो एक खता का काम है? सर इसमें ऐसा है ना, शाहिद अफरीदी रिटायर हो चुके हैं। एक प्लेयर जो क्रिकेट फील्ड पे करता है, देखें हर एक प्लेयर की अपनी लाइफ भी है। कोई मुस्लिम लीग को सपोर्ट करे, बीजेपी को सपोर्ट करे, उसकी पर्सनल चॉइस होती है। ऐसा तो नहीं है कि प्लेयर पार्टियों को सपोर्ट नहीं करते। इंडिया में इस वक्त करंट क्रिकेटर हैं राहुल जडेजा करूँ मैं, जडेजा जी, रविंद्र जडेजा, उनकी वाइफ बीजेपी की वो हैं। तो इंडिया में तो करंट क्रिकेटर्स बीजेपी के एक्टिव कारिंदे हैं। दुनिया में कहीं और पे भी कोई करंट क्रिकेटर, सर आप जैसे सरकारी मुलाजिम होते हैं, आप रिटायर होकर जो बोलें जो करें, वो एक अलग कहानी है। आप उस चीज में होते हुए, शाहिद अफरीदी ने रिटायर होकर जो बोला नहीं बोला वो शाहिद अफरीदी की पर्सनल चॉइस है। गौतम गंभीर भी बीजेपी के दिल्ली से इफ आई एम नॉट रॉन्ग इलेक्शन लड़े हुए हैं, वो चीजें माने नहीं रखती सर। जो रिटायर होकर प्लेयर बोलता है, कोई सियासत में जाता है, शाहिद अफरीदी तो बड़े एक्टिव भी हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। मैं गौतम गंभीर भी पे भी सवाल नहीं उठाता। जो प्लेयर रिटायर हो गया बोला तो बात है, बाकी वो आपने पुरानी बातें की, वो तो सर एक अलग बातें हैं ना, वो तो एक हिस्टोरिक और वो पार्टीशन टाइम वाली बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, वो सर ने जिस तरह से शुरुआत की ना, विजय शर्मा जी ने, किसी भी इंडियन से आप पूछें, स्पेस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वो जीएचक्यू से शुरू करेगा। मतलब पाकिस्तान से ऑब्सेशन का ये लेवल है, जीएचक्यू से, पाकिस्तान आर्मी से ऑब्सेशन का ये लेवल है। कोई भी पूछ लें, आप बोले 2 और 2 कितने होते हैं, वो बोलेंगे देखें जी आपका जीएचक्यू, आपकी आर्मी, आपकी ये भाई, आपकी डेमोक्रेसी में दूध शहद की नहरें बहती हैं। तो डेमोक्रेसी में तो ये होता है पीपल ऑफ द विल चलती है। तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से मैच ना खेलो, आप कह रहे हो, मतलब आप कह रहे हो हम मैच खेल रहे हैं, मतलब ये कमाल है। ऐसा किस डेमोक्रेसी में होता है? डेमोक्रेसी में तो लोगों की चलती है ना। तो इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है जो लोगों की नहीं चल रही? ये भी मैं हैरान होता हूँ ना, इतनी करेज नहीं होती हमारे इंडिया के भाई बहनों में कि जब मोदी जी कुछ गलत करें, जो उनकी गवर्नमेंट कुछ गलत करे, वो नाम लेके इस पे बात कर सकें। मतलब कहते हैं बीसीसीआई ने करवा दिया। मतलब मैं कसम से, बंदा कहता है कि हंस हंस के उल्टा हो जाऊं कि बीसीसीआई कैसे करवा सकता है। मतलब हर एक सीरीज के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन दरकार होती है। ये बीसीसीआई ने गवर्नमेंट से परमिशन ली है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। आप बीसीसीआई से पूछे ना, आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच क्यों खेल रहे हो,
वो कहते हैं जी हमारा तो फैसला नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का फैसला है। भाई आप इस मामले पे सच्चे होना चाहते हैं तो आप नरेंद्र मोदी का, अपने अमित शाह साहब का नाम लेके बात करें। आप कहते हैं ना डेमोक्रेसी, अमित शाह का बेटा आईसीसी का हेड लगा हुआ है, इतना अरसा वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी था। किस डेमोक्रेसी की बात है? कहाँ मतलब पूरा का पूरा नेपोटिज्म तो चल रहा है। कहाँ डेमोक्रेसी, क्या बात? ये खुला-खुला पाकिस्तान का ऑब्सेशन होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। बाकी सर जो आपने बात की ना वो शेख रशीद वाली, देखिए सर बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है या इंडिया में नहीं है, ऐसे एलिमेंट हर जगह हैं। हम तो कंडेम करते हैं। पाकिस्तान से भी कोई मिनिस्टर इस तरह की बात करता है या इंडिया से भी, मैं वीडियो बनाता हूँ ना, पाकिस्तान हार जाता है, मुझे नीचे लोग कमेंट करते हैं अल्लाह ने मदद नहीं की आपकी, अल्लाह आपके साथ नहीं था, ये सब नहीं था। तो ये दोनों साइड पे जो रिलीजियस ऑब्सेस और रिलीजियस मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो इस तरह के कमेंट करते हैं। सर ने बोला ना कि पाकिस्तान इंडिया में क्यों नहीं गया, ये नहीं हुआ सर। जब पाकिस्तान इंडिया में जाता है, वहां पर थ्रेट्स मिलते हैं, शिवसेना के खुले-खुले थ्रेट्स होते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया, अभी पाकिस्तान 2023 में इंडिया जा रहा था, शिवसेना ने खुले-खुले थ्रेट्स दिए थे, शिवसेना वालों ने। क्या इंडिया में पाकिस्तान टीम के मैच से पहले पिच नहीं खोदेगी? क्या पाकिस्तान टीम जब थी बोतलें नहीं फेंकेगी? क्या ग्राउंड में आग नहीं लगेगी? क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी पे जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे? मज़हबी जुनूनियत तो फिर आप देखें कहाँ पर है? एक खिलाड़ी आपके मुल्क में जिसे आपने बुलाया है, आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी और आप मोहम्मद रिजवान पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये किस तरह का फैनेटिक किस्म का जो है ना माहौल है। और अभी 2023 के वर्ल्ड कप में भी राजीव शुक्ला जी और रॉजर बिनी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, और राजीव शुक्ला जी भी बीसीसीआई के योद्धार हैं, वो पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान को मनाने कि आप भैया हमारे मुल्क में आ जाओ। फिर हम आपके मुल्क में शर्त पे गए थे कि जब आप भी आओगे, फिर आप नहीं आए तो हम वापस नहीं गए। तो सर ये जो मामला है ना, ये इतना जो है ना सादा नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है अब इंडिया ने इसमें सियासत इन्वॉल्व कर दिया। मैं फिर भी वही बात करूँगा सर, ये जो सियासत है ना, ग्राउंड की सियासत और ग्राउंड से बाहर की सियासत, एक्टिव क्रिकेटर की सियासत, और वो एक अलग चीज़ है। अभी सर ने बोला ना फाइन क्यों लगेगा ये वो, इसमें ऐसा है ना सर, अगर फाइन नहीं लगते ना, अच्छा आपने कहा पाकिस्तान हारा तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, सर ओवरऑल आज तक पाकिस्तान और इंडिया के जितने मैच हुए हैं, पाकिस्तान उनमें ज्यादा मैच जीता हुआ है इंडिया से। आप देखें पाकिस्तान इंडिया से आज तक ज्यादा मैच जीता हुआ है। इस ग्राउंड पे पिछली बार जब पाकिस्तान ने टी20 मैच खेला था, इंडिया को 10 विकेटों से हराया था, 10 विकेटों से हराया था। आप सोचें तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट है, खेल है, किसी ने जीतना है, किसी ने हारना है, परफॉर्मेंस पे बात होती रहती है, ये कोई इतना मसले परेशानी वाली बात नहीं है। बट पाकिस्तान टीम भी कोई इतनी हल्की नहीं है कि आप बोलें पाकिस्तान टीम ऐसी है। बट मैं फिर वही बात करूंगा सर कि फाइन वाली बात पे मैं एंड में आना चाहूंगा। फाइन इस वजह से लगेगा, अगर आईसीसी इस बात को नॉर्मल समझता है कि भाई सूर्य कुमार यादव ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र किया, इंडियन आर्मी का जिक्र किया, पहलगाम का जिक्र किया, वो आप आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते सर। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उस्मान ख्वाजा उन पे जुर्माना आयद किया था, उन्हें रोका था। इसके अलावा आईसीसी ये काम करता रहता है। आईसीसी के रूल्स के अंडर आप ये सब नहीं कर सकते। अगर आईसीसी जुर्माना नहीं लगाता तो फिर हम भी करेंगे। फिर ऐसा तो नहीं है ना, इंडिया बोले ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया तो आईसीसी इन पे जुर्माना ना लगाए, तो फिर कल को पाकिस्तान भी बोलेगा कभी ना कभी तो जीतेगा, नहीं भी जीतेगा तो फिर भी तो आपके पास माइक आता रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देगा पाकिस्तानी कप्तान, तो फिर तो उस पे भी तो जुर्माना नहीं लगना चाहिए ना। फिर जो खेल था ना हुआ, फिर तो ये हुआ ना सब कुछ। तो मैं यही बोलूंगा, खुल खुल कर नाम लें सर। जो पैसे हैं उसको आपने तरजीह दी है, डेमोक्रेसी में पीपल ऑफ वेल चली नहीं है, पैसा चला है। अंबानी अडानी जी के ये सारे नेटवर्क हैं, स्पॉन्सरशिप है, मोदी जी ने अपने दोस्तों को नवाजा है और साथ में पाकिस्तान को भी नवाजा है। पाकिस्तान को कभी कोई खेल से कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान ने कहा हम खेल में सियासत नहीं लाएंगे, हम खेलेंगे इंडिया से। और ये बातें इंडिया भी हमें बोलता रहा, खेल और सियासत अलग है। बट द मोमेंट इनके कप्तान ने सियासत की है तो फिर ये बड़ा खुश होने लग गए हैं। तो फिर मैं यही बोलूंगा सर, दुनिया इसको बहुत, और इंडिया में से भी, जैसे मैंने आपको बोला पंजाब के सीएम और बाकी सारे लोग वो यही कह रहे हैं कि ये एक बहुत गलत हरकत की है इंडिया ने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के नाम पे, और जो इंडियन टीम अब नहीं रही, ये नरेंद्र मोदी की टीम होगी। अच्छा उस्मान उस्मान साहब, बात यह है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको रिटायरमेंट के वक्त भी कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बाकी जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए एक रोल मॉडल होगा, उसकी लैंग्वेज जो है वो दूसरे उससे कुछ सीखेंगे। ये नहीं है कि आप बिल्कुल रिटायर हो गए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल शुतर बेमहार हो जाएं। आपके ताल्लुकात होते हैं, आपका एक एक्सपोजर होता है, आप दूसरों के लिए एक मिसाल आपको बनना चाहिए।
तो जब हमारे सीनियर खिलाड़ी जो हैं शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर क्या कहते हैं, पहले हम कश्मीर फतह करेंगे, फिर इंडिया पे अटैक करेंगे, फिर गजवा हिंद करेंगे, तो आप यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल टू योर जूनियर्स। तो बिल्कुल आप बरीउस जिम्मा नहीं हो जाते कि जी आप रिटायर हो गए, मतलब एक एम्बेसडर है पाकिस्तान का या इंडिया का, वो रिटायरमेंट के बाद भी जब आप उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो उसके जहन में होता है कि यार ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरा तारुफ ये है कि मैं कौन हूं। तो वो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और एक एक गली का कोई गुंडा है, उन दोनों की लैंग्वेज में फर्क होता है। वो ये नहीं कह सकता जी मैं तो अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूं, अब मैं जो चाहे बोलता रहूं। जी शर्मा जी। जी चौधरी साहब, देखिए ये हजरत जो है माशाल्लाह इनकी उम्र जो है वो मेरे ख्याल से नई उम्र के हैं उस्मान साहब। बेसिकली। हाँ, उस्मान साहब, बेसिकली इनको चीज़ों का पता नहीं है। हम्म। ये जो कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल मास्टर्स और सीधे कहिए बीसीसीआई अलग कैसे है और गवर्नमेंट को परमिशन लेनी होती है। अरे भाई, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर क्रिकेट नहीं आती। मैं कितनी बार आपको समझाऊं? आपको बेसिक्स का अगर नहीं पता है तो पहले आप उसकी जानकारी लें हजरत। बीसीसीआई एक कॉरपोरेट है, मैंने पहले ही कहा। सचिन तेंदुलकर ने इनिशिएट किया था, तब तो हम इंडियन फ्लैग यानी ट्राइकलर गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि ठीक है आप यूज कर सकते हैं। पहले हमारे यहाँ इंडियन फ्लैग आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या किसी फैक्ट्री या अपने ऑफिस या घर पे आप फहरा नहीं सकते थे। इसको भी हमारे यहाँ कांग्रेस के एक एमपी नवीन जिंदल उन्होंने इनिशिएट किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, उसके कुछ गाइडलाइन बनाए और कहा कि इन गाइडलाइन का आप फॉलो करते हुए और इंडियन फ्लैग आप होस्ट कर सकते हो, फ्लैग होस्टिंग आप कर सकते हो। तो बेसिक्स आपको नहीं पता है हजरत, जानकारी लीजिए। बीसीसीआई एक अलग आइडेंटिटी है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक सेंटिमेंट निश्चित तौर पर इस मैच के अगेंस्ट था, है और आगे भी रहेगा, किसी थर्ड वेन्यू पर भी रहेगा। लेकिन हमारे यहां आपने कहा ना कि कैसी डेमोक्रेसी है कि ऐसा नहीं हुआ। यही डेमोक्रेसी है, क्योंकि भारत कलमे के नाम पर या मजहब के नाम पर बना हुआ मुल्क नहीं है। डेमोक्रेसी, मैच्योर डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं मेरे भाई, कि गवर्नमेंट जो कुछ भी बने हुए तयशुदा रूल हैं जिनके अगेंस्ट खेल काम करता है, फैक्ट्रियां काम करती है, कोई और डिपार्टमेंट काम करता है, वो फ्री एंड फेयर तरीके से अपने अपने काम करें। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। अ मैच्योर डेमोक्रेसी यही होती है। हर चीज हुक्मरानों से पूछ के कि हमने खाना खाना है, रोटी खानी है, हुक्मरान से पूछो, फलाने करना है, हुक्मरान से पूछो, लाइट जलानी है, हुक्मरान से पूछो। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है, हिपोक्रेसी ये है। इसको ऑटोक्रेसी कहते हैं भैया। तो हमारे यहां मैच्योर डेमोक्रेसी है। अगर बीसीसीआई ने पब्लिक सेंटिमेंट को समझते हुए ये मैच नहीं खेला होता तो फिर मैच नहीं खेला होता। उसके लिए भी कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहती कान पकड़ के कि चलो जाओ और मैच खेलो, नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जरा स्टेटस पता करिए कि बीसीसीआई की फंक्शनिंग क्या होती है। राजीव शुक्ला जिनका आपने नाम लिया वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। आप कांग्रेस की लाइन बड़ी अच्छे से पकड़ रहे हैं। मैंने कभी ये अभी अपनी पिछली बातचीत में भी कहा कि मैं नहीं कहूंगा कि किसकी सरकार है किसकी नहीं सरकार है, और कम से कम पाकिस्तान में कि किसी चर्चा पे तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये हमारा इंटरनल मैटर है कि कब बीजेपी आएगी, कब कांग्रेस आएगी, कब कोई और पार्टी आएगी। लेकिन आपको अगर बेसिक फंक्शनिंग का नहीं पता है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता साहब। बाकी आप एक क्रिकेट फैन हैं, आप अपनी टीम के लिए बढ़िया बढ़िया बातें करते रहिए। हालांकि क्रिकेट के बारे में आप बेहद कम और पॉलिटिक्स के बारे में आप ज्यादा बात कर रहे हैं। आपको अंबानी का नाम याद है, आपको अडानी का नाम याद है, बहुत अच्छा। आपने रवीश कुमार का जिक्र किया, बहुत अच्छा। ऐसे हमारे साथ यहाँ भी है, हम शकील साहब को भी सुनते रहते हैं। क्या मैंने कभी नाम लिया? तो देखिए, ये ऐसे ऐसे वाली चीजें नहीं होती, ये मेच्योर्ड चीजें हैं। इसमें अगर बेसिक चीजों का नहीं पता है तो फिर उधर हाथ नहीं डालना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कैसे रोक नहीं लेते। अरे भाई, नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोकते। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी को जो अपोजिशन पार्टियां सुबह शाम गालियों से नवाजती हैं, राहुल गांधी खूब सारा क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है नरेंद्र मोदी फिर जीत जाते हैं। दिस इज व्हाट मैच्योर्ड
डेमोक्रेसी इज। हमारे यहाँ जेलों में नहीं डाल दिया जाता। एक ऐसा एक्स क्रिकेटर जिसने पार्टी बना ली, आपके यहाँ पीएम तक पहुंचा, आप कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए। कमाल है साहब, उसको उठा के आपने जेल में डाला हुआ है। तो अभी डेमोक्रेसी के बारे में कम से कम थोड़ी जानकारी लीजिए, और आपको बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट की वर्किंग का बिल्कुल पता नहीं है, उसके बारे में जरा आप जानकारी लीजिए। जी चौधरी साहब। अच्छा उस्मान साहब, चूंकि अब इसमें सियासत आ ही गई है, तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का रिस्पांस था पहलगाम पे, वो अप्रोप्रिएट था, मुनासिब था? इसलिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाकी मीडिया ने भी कहा, नेशनल डिस्कोर्स बन गया है कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी इंडियंस ने खुद अपने बंदे मारे। और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ये बड़े फख्र के साथ, बड़े प्राइड के साथ ये कह रहे थे कि हमने यूएन की स्टेटमेंट जो थी ना, उसमें रेजिस्टेंस फ्रंट को कंडेम किया जा रहा था, एंड वी पुट अवर फुट डाउन, और हमने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो भाई रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसपे इंटरनेशनल मीडिया का इत्तेफाक है कि उसने जिम्मेदारी ली थी, बाद में जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने वो कहा जी नहीं जी वो हमारा सिस्टम हैक हो गया था, ये हो गया था, और 3 दिन के बाद ये कहा, 3 या 4 दिन के बाद। तो ये जो हमने आर्ग्यूमेंट दिया है, आप ये कह सकते हैं जी हमारा हाथ नहीं है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जब ये आप कहते हैं कि जी ये आपने खुद किया है, तो आप दूसरों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। यानी आप, वही बात है ना कि मोहल्ले में कोई कत्ल हो जाए और आप ये कहते फिरें जी ये तो घर वाले ने खुद ही मारे है बंदा, तो उससे दूसरी पार्टी को क्या मैसेज जाता है? आपको क्या जरूरत पड़ी है रेजिस्टेंस फ्रंट की सफाइयां देने की? तो ये जो है, ये रवैया हमारा, बजाय इसके कि किसी से आप सिंपथाइज करें, हमदर्दी का इजहार करें, आप जनाब उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। ये मुनासिब रवैया था क्या? वो पाकिस्तान ने तो फिल फोर कंडेम किया है। हमारा वो जाफर एक्सप्रेस कंडेम नहीं करते, उन्होंने नहीं अच्छा किया। उस्मान साहब देखिए 22 तारीख को ये वाकया हुआ था। आप 23 के अखबार आज जो है ना, 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ, 23 अप्रैल के सारे अखबार निकाल के देख लिए, डॉन से लेके जंग तक और एक्सप्रेस तक, किसी पाकिस्तानी ने उसको कंडेम नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंडेम किया, जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने कंडेम किया, मीर वाइस जो कश्मीरी लीडर हैं उन्होंने कंडेम किया। किसी पाकिस्तानी की स्टेटमेंट मुझे दिखा दीजिए 23 के अखबारात में जिसने कंडेम किया हो। सर आप 23-24 की बात कर रहे हैं, आज तक जो तारीख है आप कोई अखबार मुझे दिखा दें जिसमें इन्होंने जाफर एक्सप्रेस को कंडेम किया हो। तो ये कोई होता नहीं है कि 10 घंटे में कंडेम करना है, 24 घंटों में कंडेम करना है, एक डेवलपिंग सिचुएशन होती है। क्योंकि पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, तो पाकिस्तान चाह रहा था कि अपना केस थोड़ा बिल्डअप कर दें। बाकी मुल्कों के लिए तो आसान है ना, उन्होंने कंडेम करना है, हम पे तो इल्ज़ाम लग रहे थे, तो हमने कंडेम तो किया है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने 23 को हुआ, 24 को नहीं किया, गुनहगार बन गए। हमने किया है, बारहा किया है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने किया, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया, हमारे लोगों ने किया, अब तक बारहा बार कर दिया। इन्होंने तो अभी तक जाफर एक्सप्रेस का कंडेम नहीं किया, बाकियों का नहीं कंडेम किया, उसके अजीब-अजीब रीज़न देते रहते हैं। मेन बात ये है सर, हमने इसमें बात ये हमने कंडेम किया। इट इज़ नॉट द पॉइंट इन माय व्यू कि भाई 24 को किया, 25 को किया। हाँ, एक डेवलपिंग सिचुएशन थी, पाकिस्तान ने अपना केस बनाया, जिस तरह से उन्होंने मिनटों के अंदर एफआईआर दर्ज करके पाकिस्तानी करार देकर ये सब कुछ कर दिया, तो पाकिस्तान उस तरह से मामले को, इनकी जो वो सारा ओपिनियन था उसको बस्ट करना चाह रहा था। इस वजह से पाकिस्तान ने टाइम लिया और अपने एक प्रॉपर जो सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट किया जा रहा था, उसको पाकिस्तान ने जो है ना वो सारा उस एंगल से किया। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ। बाकी जो रेजिस्टेंस फ्रंट वाली बात है, सर वो बात बाद में है, पाकिस्तान ने जो कुछ किया, पहले आप उनकी सच्ची झूठी प्रेस रिलीज वो देख तो लें, उसमें क्या कहते हैं। वो प्रेस रिलीज में क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हिंदू लाके बसाए जा रहे हैं, आबादी का तनासब चेंज किया जा रहा है। यहाँ पर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कब्रों पे जाके दुआ नहीं कर सकता कश्मीर के शहीदों के दिन पे, उसको दीवारें फलांगनी पड़ती हैं। आप इस डेमोक्रेसी की बात करते हैं जहां का सीएम बोलता है मेरे अंडर पुलिस भी नहीं है। ये डेमोक्रेसी है कि एक इलेक्टेड सीएम के अंडर पुलिस नहीं है, कब्रों पे जाने के लिए दीवारें उसको फलांगनी पड़ती हैं, वो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग नहीं कर सकता। वो खुद कह रहा है मुझे जी किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आप बैठाते। हमारे यहाँ तो बलूचिस्तान से रिलेटेड सिक्योरिटी मीटिंग होती है, बलूचिस्तान का सीएम बैठता है। कश्मीर से रिलेटेड होती है, कश्मीर का सीएम भी बैठता है। वो ये कहते हैं कभी मुझे बैठाते भी हैं तो मेरी सुनते भी नहीं है।
आपका सीएम क्या बोलता है आपके बारे में, किस तरह से आपने कश्मीर में किया, वो तो चलें अकेलाता बात है। तो सर वो प्रेस रिलीज भी दोबारा देखें, उसमें जो कुछ टीआरएफ ये जो सब कुछ है वो कह रहा है, उसको भी देखें, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जिस पे इल्जाम है या जिसने जो किया है वो क्या कह रहा है, उसका क्या गिला है। बाकी जो पाकिस्तान ने किया सर, ये मामला ऐसा है कि कोई और किसी को मार दे और हम इल्जाम लगाते हैं ये पाकिस्तान, ये टीआरएफ ने कब बोला है कि हम लश्कर तैयबा के ऑफशूट हैं। पाकिस्तान को इस पे गिला नहीं है कि आप किसको दहशतगर्द करार दें ना दें, वो ये काम करते हैं, वो इसको लश्कर तैयबा से जोड़ के उसका ऑफशूट करार दे के पाकिस्तानी टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर कर रहे हैं। टीआरएफ खुद को पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम नहीं मानता, वो अपने आप को कश्मीर की तंजीम मानते हैं। कश्मीर में जो हुआ था, जो कुछ मोदी जी ने किया था, आर्टिकल वो जो था चेंज किया था कश्मीर का स्टेटस, ये तंजीम कहती है कि हम उसके बाद वजूद में आए हैं, हमने उसके बाद अपनी रेजिस्टेंस शुरू की है और ये एक रेजिस्टेंस फ्रंट है। तो पाकिस्तान को गिला ये है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये लश्कर तैयबा का खुद से आप ऑफशूट ना बनाओ तो पाकिस्तान का गिला ये है सर। पाकिस्तान को कोई गिला नहीं है कि वो जो पहले कर रहे थे वो पाकिस्तान के साथ लिंक करके उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे रहे थे। पाकिस्तान का ये गला है। तो जितना मैं मामला समझाऊं वो ये है। बाकी आपके फॉल्स फ्लैग की बात की, सर कोई बात होती है तो उसका रीजन होता है। आपने वो पीछे जो सिखों को इन्होंने किया था अमेरिका के जब प्रेसिडेंट जब वो जो आए थे, फिर उसके अलावा आप देख लें इंडिया से खुद लोग क्या बातें कर रहे हैं सर। राजा पहलकर जैसा एक नाम के जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपको उनकी पॉडकास्ट भेजी थी, आपको भेजी थी शायद आपको याद होगी। वो क्या कह रहे थे, वो इंडिया से ही है ना, पाकिस्तान, ये फॉल्स फ्लैग की बातें तो इंडिया से चल रही हैं सर। वो जो मर गए हैं, वो जो पीछे अभी उस दिन मरे हैं, बीजेपी के नाम मेरे जहन से निकल गया, सत्यपाल मलिक थे आई थिंक, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग नेम। तो वो सर वो क्या कहते थे, उनका क्या गिला था। ये फॉल्स फ्लैग का ऑप्शन इंडिया से लोग बातें कर रहे हैं कि भाई पहले पहले लोग दहशतगर्द होते थे, उनका नाम होता था, आजकल तो नाम ही नहीं है। जैसे इलेक्शन आते हैं कोई दहशतगर्द हमला हो जाता है। क्या है, रजिस्टर फ्रंट वालों को नहीं पता कि बिहार में कुछ टाइम बाद इलेक्शन है, तो ये सब कुछ उस वजह से किया जा रहा है। क्यों? तो सर फॉल्स फ्लैग की जो बातें हैं वो इंडिया से चली हैं, पास में जो कुछ इंडिया करता रहा है उस वजह से फॉल्स फ्लैग की बातें हो रही हैं। और हमेशा आप मुझे बताएं, हर एक अटैक इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन के दौरान, अब काफी सारे लोग बोलेंगे बिहार में इलेक्शन की तो डेट ही नहीं अनाउंस हुई, ये नहीं हुआ, तो भाई कैंपेन तो चल रही है, मोदी जी चक्कर पे चक्कर तो लगा रहे हैं, एक माहौल तो बना हुआ है। तो ये सारा फायदा आप मुझे बताएं, इस अटैक का फायदा किसने उठाया, इस अटैक का फायदा किसको हुआ। कोई भी कत्ल होता है मोहल्ले में, जो लोकल थाना भी होता है, वो सबसे पहले ये नहीं बोलते जिसने मारा है वो मिल रहा नहीं मिल रहा, वो ये देखते हैं किसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, तो जाके उससे सवाल पूछते हैं। तो इसी वजह से इंडियन अवाम मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि भाई हाथ ना में लाना छोड़ो, बाकी सारे मामलात छोड़ो, हमें पहलगाम के लोगों का बताओ, वो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आप सिक्योरिटी नहीं दे पाए, ये सब ड्रामा, जहाज कितने गिरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप मुझे उसका बताओ। और आखिरी बात छोटी सी मैं ये करूंगा कि जो आजकल इंडिया में लोग हैं वो ये समझते हैं नेहरू भी कम अकल था, गांधी कम अकल था, वाजपेयी कम अकल था, सबसे महान, सबसे अच्छे, सबसे अकल वाले, सबसे बुद्धि वाले, 5 दिमागों वाले, 10 आंखों वाले हम ही हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं इंडियंस के साथ जब भी बैठता हूँ वो ये कहते हैं आप कांग्रेस का झंडा चला रहे हो। अरे भाई कांग्रेस भी तो इंडिया की जमात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम तो इंडिया का ये झंडा उठा रहे हैं, कांग्रेस को इंडिया के लोग ही सपोर्ट करते हैं। तो ये कैसी है खुद पसंदी है कि कोई बात मेरी अगर इंडियन अपोजिशन के साथ मिल रही है तो आपको तो इससे खुश होना चाहिए, ना कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि भाई आप कांग्रेस का झंडा उठा रहे हो। अच्छा उस्मान साहब, बात यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान ने कंडेम किया, इसको दोबारा देखिएगा कि किस लीडर ने किन लफ्जों में कब कंडेम किया पहलगाम को। जब आप ये कह देते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ऊपर से नीचे तक, तो फिर आपकी कंडेमनेशन का कोई मतलब नहीं रहता। देखिए, अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नैरेटिव आपका दुरुस्त है ना, तो पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मुझे दुनिया का एक अखबार बता दीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके ग्लोबल टाइम्स तक, जिसने ये कहा हो कि ये फॉल्स फ्लैग था। पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। किसी ने नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप कहेंगे तो फिर कंडेमनेशन का मतलब क्या है। तो बहरहाल, दूसरा जो है ना जाफर एक्सप्रेस का, सर ये मुझे बताइए कि जाफर एक्सप्रेस का सानेहा जो है कब हुआ था। इंडिया की कंप्लेंट जो है ये कब से है। मुंबई में आपको पता है 1993 में बहुत ज्यादा धमाके हुए थे, 250-300 लोग मारे गए थे।
उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ, फिर मुंबई पे अटैक हुआ। क्या आप समझते हैं कि जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं इंडिया में सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे? ब्रीफली बताइएगा, फिर शर्मा जी आप कंक्लूड कीजिएगा। सर मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है तो एकदम मुंबई अटैक या किसी और अटैक की क्यों बात करते हैं, हम समझौता एक्सप्रेस की बात क्यों नहीं करते, वो जो हमला था। मैं तो हमेशा मुंबई के हमलों को समझौता एक्सप्रेस से हमलों के साथ जोड़ता हूँ, और समझौता एक्सप्रेस पे किसके ज़्यादा लोग मरे, किसने वो कराया, क्या वो सब कुछ था। तो सर बात ऐसी है, जब दो पार्टियां होती हैं, जब दो लोग होते हैं, तो दोनों की गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पाकिस्तान ने गलतियां ना की हों या इंडिया ने गलतियां ना की हों। ज़ाहिर सी बात है, हम एक हुए, जब हमारे वजूद को ही उन्होंने कह दिया हो कि भाई हंस हंस के आप उनके वो जो थे, अब मेरे जहन से नाम उतर रहा है, थे पार्टीशन के, उन्होंने कह दिया ये तो 6-7 महीने में जो है तो हमारे साथ वापस आ जाएँगे, ये तो चल ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान को तो शुरू से ये खतरा था, हमें तो अपनी बका का खतरा था। हमें तो वो कह रहे थे आप हमारे साथ जुड़ पाओगे, चला नहीं पाओगे, हम तो इस बात पे खुश हैं कि हम आज तक कायम हैं। हम एटमी ताकत बन गए, हम बाकी चीज़ों में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम बाकी सारे मामलात कर रहे हैं। आप जो बोलेंगे कि आपका एटमी ताकत का एकदम क्यों ज़हन में आप बात है, या आप हमेशा ये बात करते धमकी देते हो, तो उसी चीज़ ने एक तरह से अभी तक जंगों पे बंद बांधा हुआ था, जो कि अभी एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई। बहरहाल कमिंग बैक ऑन बलूचिस्तान, सर बात ऐसी है कि कंडेम तो फिर मैं वही बात करूँगा, कंडेम तो नहीं किया ना। देखें, अब हर इंडिया के जो ना पाकिस्तान पे इल्ज़ामात थे, इंडिया ने अमेरिका पे, चाइना पे, पूरी दुनिया पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब एक बंदे पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक बंदा का उस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान ने इल्ज़ामात का भी तो जवाब देना है ना। वो कह रहे हैं तुमने कराया है, पाकिस्तान आगे से कहे मैं मज़म्मत करता हूँ, तो फिर बोलेंगे तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं तुमने करवाया है। फिर हम भी तो बोलेंगे ना कि भई आपके अंदर से लोग कहते हैं आपने करवाया है, इसका फ़ायदा आपको है। तो सर ये काफ़ी अच्छा, एक डिटेलिंग सी बात है, हाँ, मुझे लगता है विजय इसमें सर ने जाना है, फिर किसी दिन डिटेल से हाँ, इस पे भी बात करें। इसमें इसमें जो है ना, ये जो बात है कि इंडिया के अंदर खुद जो है लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कि 9/11 के फॉल्स फ्लैग होने की बात जो है अमेरिका में कुछ लोगों ने की। फिर उस पे गार्डियन ने ये भी लिखा कि ये भी अजीब बात है कि जो भी इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर अलाइव। कंस्पिरेसी थियरिस्ट जो हैं, अगर सीआईए ने या एफबीआई ने ये किया था 9/11, तो वो लोग जो इसको कंस्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट करते हैं वो अब तक जिंदा हैं। अच्छा शर्मा जी, आप कैसे जवाब देंगे? फिर कंक्लूड करते हैं। नहीं साहब, देखिए इतनी इमेच्योर बातों का जवाब नहीं बनता और मैं जवाब देना भी नहीं चाहता। अभी इन हजरत ने कहा कि इनको लोग कहते हैं कि आप जो है कांग्रेस का, अरे हमने बार बार मैंने यही बात कही कि ये हमारा इंटरनल इशू है। मैं एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि फलाने उस पार्टी से, ढिकाने उस पार्टी से, तो आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं। आपका उससे कोई वास्ता होना भी नहीं चाहिए भाई। आप अपना मुल्क देखो, आपको अपने मुल्क को बेहतर बनाना है। हम आपसे ज्यादा मुसलमान भाइयों को यहाँ रखते हैं, ये पता है ना आपको। जितने आपके पास मुसलमान हैं हजरत, उससे ज्यादा मुसलमान हम भारत में रखते हैं। तो आप जरा वो मजहबी चिंता भी छोड़ दीजिए, आप उम्मा मिलाइए, अपना उधर कुछ करिए, अपना वो बैग वैग लेके जाए, कुछ पैसे लेके आए। तो हटाइए उसमें। मैं सर इसमें क्या कहूंगा, ये इशाक डार साहब आपके ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ना साहब? जी जी, ये क्या कह रहे हैं ये? इन्होंने वाशिंगटन में, ये साहब हम्म, वाशिंगटन में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। हम्म, और ये वाशिंगटन डीसी में इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी मीडिएशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। हम्म, ये इन्होंने अभी कहा है वहां बैठ हम्म, के कि किसी थर्ड पार्टी को इंटरवेंशन के लिए इंडिया ने मना कर दिया था। मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किसने सक्सेस करी, वो पूरी दुनिया को पता है। और आज जो है अकेले बैठ के आइसोलेशन में गाल बजाने से कोई बात होती नहीं। वो अपने दिल को संतोष देने के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूंगा कि अगर पाकिस्तानी भाइयों को इससे मोटिवेशन मिलता हो तो वो भी काम उनको लगातार करते रहना चाहिए। पहली चीज, टेरर टॉक दोनों एक साथ नहीं होगा। हमारे यहाँ मैच्योर डेमोक्रेसी है, इसलिए अगेंस्ट इंडियन सेंटिमेंट, पब्लिक के सेंटिमेंट, बीसीसीआई ने क्रिकेट खेला है पाकिस्तान के साथ, जो उसे नहीं खेलना चाहिए था। पाकिस्तान कम से कम अपने हिस्से के कश्मीर, जिसको अभी कहा गया, इन्हीं हजरत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो कश्मीर का था ना आउटफिट, वो तो अपने आप को कश्मीर का आउट, मेरा हमारा कश्मीर से क्या नाता है, हम क्या जानते हैं उसमें। तो फिर कश्मीर किस बात के लिए चाहिए भाई?
क्यों चाहिए फिर कश्मीर? किस बात के लिए चाहिए कश्मीर? हमारे हिस्से के जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट देख लीजिए हजरत, और उधर का देख लीजिए। ये सोशल मीडिया का समय है, द होल वर्ल्ड बिकम ए विलेज, सारी कनेक्टिविटी है, सबको असलियत पता है। तो आराम से आईने के सामने खुद को खूबसूरत दिखना है तो दिन भर आप बैठे रहिए, आप ऐसे ही गाल बजाते रहिए, और बाकी मैं हिस्ट्री पे जाऊंगा तो अब जाने दीजिए साहब। अच्छा 70s, जी, आखिर में तो ये सारी हाँ चीजें हैं। जी, मुझे लगता है कि इन चीजों को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ खेल, आप तो कहेंगे हमने चाइना के साथ लड़ाई लड़ी है ना, बिल्कुल लड़ी है, लेकिन उनके साथ हमारा इकोनॉमिक रिलेशंस देख लीजिए। हम सारे काम एक साथ करते हैं साहब, सारे काम एक साथ करते हैं। हमारा फोकस हर काम पे है, क्यों? क्योंकि हमें इंडिया को ग्रोथ के तरफ लेके जाना है। हम खेलते भी हैं, हम खाते भी हैं, हम फैक्ट्रियां भी लगाते हैं, हम चाइना से बिजनेस भी करते हैं, जब उनको समझाने की जरूरत होती है हम समझाते भी हैं। टैरिफ पे हम अमेरिका से बात भी करते हैं, उनसे तकरार भी करते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलेंगे तुम्हारे लिए, बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमको पंजाब के अपने किसानों का भी ध्यान रखना है। आपको केवल एक मजहब का चूरन बेचना है और इंडिया के नाम की रोटी खानी है। तो अगर इससे भी आपका पेट भरता है, तो मैं पाकिस्तानी भाइयों को बिल्कुल कहूंगा कि ये काम दिन में 24 घंटे में 26 घंटे किया करें। साल में 365 दिन होते हैं, 366 दिन ये काम किया करें, कम से कम आपका पेट भरे। अच्छा उस्मान साहब, आपने बात की कि जी कुछ इंडियन लीडर्स ने कहा था जी पाकिस्तान चल नहीं पाएगा, तो इस तरह तो खैर ये एक लंबी डिबेट है, किसी वक्त फिर करेंगे। लेकिन हमने ये भी कहा था ना कि बांग्लादेश जो है इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ इंडियन अग्रेशन, हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे, उसको हमने तस्लीम कर लिया। तो सर पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स है ना, एक मिडिल क्लास के बंदे को ये सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है पाकिस्तान की स्टेट से, उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपने हिसाब से करना चाहिए, ना कि रूलिंग एलीट जो है, जो नैरो एलीट है, जिसके बारे में अब डॉक्टर इशरत भी कहते हैं कि जी एक स्टेट कैप्चर जो है, एलीट कैप्चर हो चुका है स्टेट के रिसोर्सेज का। आप देखिए हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती। 45% अवाम ऐसे हैं जो गुर्बत की सतह से आज भी 78 साल बाद भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं पूछते रूलिंग एलीट से कि हमें आपने क्या लॉलीपॉप दिए हुए हैं? कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं और आज तक नहीं पता कि कश्मीर पे पॉलिसी है क्या। हमारे एक एम्बेसडर साहब थे इमरान खान के दौर में, वो एम्बेसडर अवान साहब मेजर जनरल थे, वो कह रहे मुझे नहीं पता कश्मीर पे हमारी पॉलिसी है क्या। आपको नहीं, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं वो आने देते। वो इसी तरह पंबल पूसे में कश्मीर को रखना चाहते हैं कि जी लोगों को कोई क्लैरिटी ना हो, उस पर कोई डिबेट ना हो, डिस्कशन ना हो। देखिए आप, हम जो है सोशल मीडिया पे डिबेट कर रहे हैं, नेशनल मीडिया पे ऐसी डिबेट नहीं हो सकती कि कोई डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव वाला बंदा आके बात कर सके। हमारे सर एक इंतहाई रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, उन्होंने कितनी दफा कहा, यूट्यूब पे उनके वीडियोस मौजूद हैं, कि जितनी जंगें हुई इंडिया से उनका स्टार्ट हमने किया। फिर क्या पीछे रह जाता है? अवाम को आप जो है टेक्स्ट बुक्स में क्या पढ़ाते हैं? बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दिया। सच नहीं बताते आप। कश्मीर पे जो ट्राइबल इन्वेजन था उसका सच नहीं बताते। जूनागढ़ पे जो हमने पॉलिसी अपनाई थी उसका सच नहीं बताते। तो सर जोधपुर जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट थी उसको हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की हर मुमकिन, और टू नेशन थेरी भी थी। तो सर ये जो हमारे तजादात हैं इनसे हमें बाखबर रहना होगा। रूलिंग एलीट जो है ना पाकिस्तान की, उसके मफादात और हैं, गरीब आवाम के मफादात और हैं। लेकिन उनकी ये कामयाबी है कि उन्होंने गरीबों को भी अपने पीछे लगाया हुआ है कि ये सवाल ना करें कि जी हमारा हमारा हक कहाँ है, हम क्यों गरीब हैं आज भी। तो ये मसाइल हैं जिन पे एक आम पाकिस्तानी को गौर करना चाहिए। प्लीज कंक्लूड इफ यू वांट टू से एनीथिंग। बातें तो बहुत ही ज़्यादा हैं कहने को, बट सर ने जाना है तो फिर मैं बस आखिरी बात यही कहूँगा कि वो किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया था तो तब वो बिल वापस लिया था। तो इस तरह हर एक बात में ही वो बातें छुपी हुई हैं कि जो है ना, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। कितनी देर वो किसानों को एंटी इंडिया और क्या क्या बोलते रहे। कुछ और बाकी पाकिस्तान की भी बात पाकिस्तान कर लो मेरे भाई, कुछ अपनी भी बात पाक कर लो, कुछ अपनी भी नहीं बात कर आपने लो। मुझे लगता है नहीं आप चौधरी साहब फिर कभी आराम से बैठ के बात होगी, क्योंकि बस ये भाई के पास तो केवल हाँ, इंडिया के दो रिगार्डिंग ही बातचीत है। मिनट और सर कंक्लूड करते हैं बस जी।
मैं सर ये कहूँगा कि जब दिन रात हमें तारीफ़ों के कसीदे पढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ ये दूध और शहद की नहरें बहती हैं, जो इंडिया में ही हमारे बाकी दोस्तों को नज़र नहीं आती, तो फिर थोड़ा-सा तज़ाद तो होता है, तो फिर उनके बारे में भी बात करना लाज़मी हो जाता है। बाकी पाकिस्तान में सर मसले-मसाइल हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह मसले-मसाइल होते हैं। इस वक़्त दुनिया में सबसे ज़्यादा स्लम्स कहाँ पर हैं? दुनिया का सबसे बड़ा स्लम्स कहाँ है? दुनिया में वुमेन सेफ्टी सबसे बुरी कहाँ है? दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप्स कहाँ होते हैं? इसी तरह पाकिस्तान में भी मसले हैं, जो आपने गिनवाए, इनके बारे में बात होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं है कि इनके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारी इन बारे में नालायकियाँ हैं, हमें इस पे रैपिड इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और चाइना से या बाकी देशों से सीखना चाहिए, जिन्होंने कुछ थोड़े से टाइम में ये सब कुछ इतना अच्छा कर दिया। अच्छा, उस्मान साहब आपको ये पता है, स्लम्स वाली और बाकी जो चीजें उनको गूगल कीजिएगा। एक फिगर मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि पिछले पिछले 20-25 साल में यूएन के फिगर्स के मुताबिक कोई 41 करोड़ लोगों को इंडिया में गुर्बत से निकाला गया है। तो पाकिस्तानी अवाम का यह हक बनता है कि वो अपनी स्टेट से, अपने हुक्मरानों से पूछें कि आपने कितने लोगों को गुर्बत से निकाला पिछले 20-25 साल में। यह सवाल तो बनता है ना। इंडिया की कोई पॉजिटिव अचीवमेंट अगर दें कि तालीम में वो कहाँ हैं, सेहत की फैसिलिटीज में वो कहाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ हैं, वो अगर अपने हुक्मरानों से पूछेंगे तो बेहतरी आएगी। अगर वो हुक्मरानों के साथ मिल जाएंगे कि नहीं हर जगह प्रॉब्लम होते हैं, वो भाई उन प्रॉब्लम्स की नेचर में फर्क होता है कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। किसानों ने अगर प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें क्या मसला है। जी जी सर। चौधरी साहब तो प्लीज हमें जी, इजाजत दीजिए हम प्लीज। जी, थैंक यू वेरी आई एम मच। सो सॉरी बट जी, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन सम अदर टाइम। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर।